अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बस एक सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं। ओके, हाँ, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है प्लानिंग ऑफ रिसर्च, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग जो देखेंगे आज वो है आपका रिसर्च प्रॉब्लम। मैं सभी लोग के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान समस्या क्यों होती है। ठीक है, इस पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सभी से कि रिसर्च करने की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों रिसर्च किया जाता है, क्या जरूरत है अनुसंधान करने की, ना किया जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी। मैम समाज ज्ञान नए वृद्धि ज्ञान करने के लिए की और कोई। वृद्धि के लिए मैम, और अच्छा उस ज्ञान को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, क्यों अप्लाई करेंगे ज्ञान को प्रॉब्लम अप्लाई के करने की। सॉल्यूशन के लिए। हाँ मैम हम बिल्कुल ये कह सही। सकते हैं कि समाज क्योंकि हाँ डायनामिक है, चेंजिंग है, तो प्रॉब्लम्स हम्म। पहले जैसी नहीं रहती हैं। नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ता है। सॉल्यूशन के लिए एग्जैक्टली। इस वजह से हमें रिसर्च करनी पड़ती है। बिल्कुल, स्नेहा ने बहुत ही यस मैम। सटीक जवाब दिया और बाकी सभी ने भी बहुत अच्छी कोशिश की। तो सबने हमने कॉमन वर्ड सुना सभी के आंसर्स में, प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि जब तक हमारे पास समस्या नहीं है तब तक हम अनुसंधान की ओर नहीं बढ़ सकते। तो यानी कि शोध के लिए, किसी चीज पर अनुसंधान करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है या जो सबसे पहला चरण है वो क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना या रिसर्च प्रॉब्लम का होना। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रिसर्च भी नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो, हम सभी लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 जिस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, जब नया शुरुआत में पिछली बार जब आया था तो एकदम से हुआ था कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर क्या किया डॉक्टर्स ने, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं और जो डॉक्टर्स हैं आपके, उन सभी ने क्या किया, इस पर शोध करना शुरू किया कि आखिर ये समस्या क्या है, इससे कैसे निपटारा किया जाए। तो अगर समस्या है तो शोध है, अगर आपकी समझ, ठीक है, किसी भी कार्य पर शोध करने के लिए आवश्यक है कि वहां पर समस्या दिखे, आपको समस्या का अनुभव हो। तो यही आज हम लोग का टॉपिक है, रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान समस्या। इस पर हम आगे बढ़ते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग अभी जब पीएचडी कोर्स वर्क आप लोग पास कर लोगे और आप लोग के सुपरवाइजर आप लोग से कहेंगे कि आप सभी लोग को क्या करके लाना है, प्रपोजल तैयार करना है। तो जब आप प्रपोजल तैयार करते हो तो उस प्रपोजल के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपके पास एक समस्या होनी चाहिए कि आप शोध तभी करोगी, जैसे हम लोग डॉक्टरल डिग्री तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरल डिग्री को प्राप्त करने के लिए भी जो आपके पास टॉपिक होता है वो किसी न किसी समस्या पे केंद्रित होता है, जो कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए आप कर रहे हो और जिसके थ्रू आपको डॉक्टरल डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इज टू क्लियरली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग अब ये देखोगे, आप लोग ने जब यहाँ पर एडमिशन लिया होगा तो हो सकता है आप लोग का इंटरव्यू हुआ होगा जिसमें कि रिसर्च प्रपोजल हम लोग को बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही लगता है ना कि किस चीज पे रिसर्च प्रपोजल का तैयारी की जाए। रिसर्च प्रपोजल के लिए हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रिसोर्सेज से कोशिश करते हैं कि हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाए। तो किसी भी रिसर्च को शुरू करने के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम की पहचान करना। ठीक है, जो मैंने पहले बात की, यहाँ पर लिखा हुआ है नो प्रॉब्लम इज इक्वल टू नो रिसर्च, यानी अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी आप लोग देख रहे हो बारिश हो रही है, उमस हो रही है। ठीक है, पहले आप लोग ने खुद फील किया होगा जब आप लोग छोटे हो गए, तो जैसे मौसम, जैसे गर्मी भी बहुत होती थी तो हम लोग बाहर खेल लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अब इस समय आप लोग खुद देखोगे कि आप लोग को गर्मी में बाहर निकलना भी होता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बिल्कुल मन नहीं करता, या आप लोग पैदल बिल्कुल नहीं चलना चाहोगे। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से परिस्थितियां डिफरेंट हो रही हैं।
तो अब उस गर्मी से बचने के लिए, हमें गर्मी लग रही है, हमारे पास समस्या है कि हम सही से सो नहीं पा रहे हैं, अपना काम नहीं कर पा रहे हैं गर्मी की वजह से, तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हुआ, कह सकते हैं एसी का आविष्कार हुआ। अब एसी आ गई तो आप आराम से, कितनी भी गर्मी हो घर पे, आप आराम से घर में एसी ऑन करके अपना काम आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला आवश्यक जो चरण होता है वो होता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना। ठीक, अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? A research problem in general refers to some difficulty, contradiction, or gap in knowledge which a researcher experiences in the context of either a theoretical or a practical situation and want to obtain a solution for the same. ठीक है, जनरली क्या होता है, जो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एक तरीके की क्या होती है, परेशानी होती है, एक तरीके से कोई समस्या, कठिनाई होती है, या कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो बात सदियों से चली आती जा रही है, आपने देखा कि कोई घटना ऐसी है जो उस तथ्य के जस्ट विपरीत हुई है, तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे जो चीज हमेशा से चलती आ रही थी उसमें क्या हुआ, एक घटना कोई ऐसे घटित होगी जो कि जो हम किंवदंतियां सुनते आ रहे थे, जो चीज हम उसके बारे में सुनते आ रहे थे उससे जस्ट अपोजिट हुई। तो वहां पर क्या लोगों के दिमाग में होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमेशा से होता है, हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है, इस बार ऐसा क्या हुआ कि एकदम जो परिस्थितियां थी विपरीत हो गई। या गैप इन नॉलेज को आप इस तरह से समझ सकते हो कि कोई दो चीजें हैं जिनके बीच में कोई लिंक आपको नहीं मिल रहा है। गैप इन नॉलेज को आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे अभी आप लोग ने हो सकता है कि रिसर्च प्रपोजल की तैयारी के लिए डिफरेंट लिटरेचर्स पढ़े होंगे, रिव्यू किया होगा डिफरेंट लिटरेचर्स का। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई रिसर्च हुआ है, ठीक है, कोई रिसर्च हुआ है, कोई मान ली टीचिंग मेथड पे कोई रिसर्च किया गया है, ठीक है। जैसे ब्लेंडेड लर्निंग आप लोग आजकल बहुत सुन रहे होंगे, ब्लेंडेड लर्निंग, यूजीसी ने ब्लेंडेड लर्निंग के लिए कहा है। तो ब्लेंडेड लर्निंग आप लोगों ने एक नया वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। तो ब्लेंडेड लर्निंग का अभी आप लोग देखो तो बेसिकली सेकेंडरी लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे काफी आपको इससे रिलेटेड लोग हैं जो लिटरेचर है वो मिल जाएंगे। लेकिन हायर एजुकेशन में ब्लेंडेड लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लेंडेड लर्निंग का इस्तेमाल मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट लेवल तक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या गैप मिल गया कि जो ये टीचिंग मेथड है, जो ब्लेंडेड लर्निंग मेथड है, वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन अभी तक आपको जो लिटरेचर मिले उसमें आपको ज्यादातर कैसे दिख रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल तक पर ये यूज किए जा रहे हैं, ना कि हायर पे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक कमी आ गई कि ये इतना अच्छा रिसर्च, इतना अच्छा ये टीचिंग मेथड है, लेकिन फिर भी इसका यूज हायर में नहीं किया जा रहा है। तो ये कमी है, एक गैप है, इसको आप क्या कर सकते हो, अब आप एज अ रिसर्चर ब्लेंडेड लर्निंग को हायर एजुकेशन में यूज कर सकते हो और उसकी इफेक्टिवनेस को जान सकते हो, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है किसी भी रिसर्चर के लिए, जैसे कोई रिसर्चर कठिनाई का अनुभव करता है। जैसे पहले जमाने में अगर हम लोग बात करें, जो आपके आदि मानव थे, ठीक है, तो क्या होता था, आदि मानव जब थे तो उनको, जैसे उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, ठीक है, तो वो किसी भी तरह झाड़ पेड़ पे रहते थे, फिर खाना भी वो कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, और खेती करने का भी उन्हें सही से ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर क्या उन्हें समस्याएं होने लगी, जैसे जैसे उनकी भी जनसंख्या बढ़ी, उन्होंने देखा खाने की कमी हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको काफी थकान हो रही है, तो ये सारी समस्या उन्हें अनुभव हुई। तो फिर क्या किया उन्होंने, इन समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, पहिए का निर्माण किया, एक सिस्टमैटिक तरीके से खेती करना सीखा। तो ये सब क्या था, एक तरीके से एक रिसर्च ही तो थी। अगर हम प्रिमिटिव मैन की बात करें तो उनको क्या, जो भी आपका रिसर्च है, जब भी हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो तभी हमें रिसर्च करते हैं जब हमारे सामने प्रॉब्लम दिखाई देती है, या हमें कोई चीज ऐसी दिखाई देती है जो दिए गए तथ्यों के बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है। या आपने देखा होगा कि जो हम गैप की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया कि जो हायर इंटरमीडिएट लेवल तक हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा होने के बावजूद भी अभी तक ये हायर में नहीं यूज किया। तो क्यों नहीं यूज किया गया, ये गैप आ गया, यहाँ पर नॉलेज में गैप हो गया। तो हमें इसको हायर पे भी एक बार अप्लाई करके देखना चाहिए। तो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है, रिसर्चर द्वारा जो कठिनाई का अनुभव होता है,
जो कॉन्ट्रडिक्शन का अनुभव होता है या जो भी नॉलेज में गैप होती है, उसके फलस्वरूप जो उसके अंदर उस उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो उसके अंदर कह सकते हैं बेसिकली क्या है रिसर्च प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को दूर करने के लिए रिसर्चर के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको और डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी आप। रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन दैट रिसर्चर वांट्स टू आंसर और अ प्रॉब्लम दैट रिसर्चर वांट्स टू सॉल्व। रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, रिसर्चर द्वारा सॉल्व किए जाने वाले, रिसर्चर किन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना चाहता है तो वही आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, या किसी भी समस्या का समाधान करना चाह रहा है तो वो आपकी क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है। कर्लिंगर ने इसकी परिभाषा दी है, अ प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट that ask what relation exists between two or more variables। ठीक है, तो जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है इंटरोगेटिव या कह सकते हो आप क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है या स्टेटमेंट के रूप में भी हो सकती है। जैसे अभी ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते थे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर बात करें तो हो सकता है क्या ब्लेंडेड लर्निंग उच्च शिक्षा स्तर पर भी प्रभावी है, तो ये क्या होगी, एक समस्या हो गई इसको, क्योंकि हमने अभी तक हायर एजुकेशन में ब्लेंडेड लर्निंग को अप्लाई नहीं किया हुआ देखा, तो हमारे अंदर ये को है कि क्या जैसे ये इंटरमीडिएट लेवल तक इफेक्टिव रिजल्ट्स दे रही है तो क्या ये आगे हायर में भी इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, तो ये आपकी क्या रिसर्च प्रॉब्लम है। इसी तरह स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, जैसे जब आपने अभी पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे आजकल कोविड-19 के दौर चल रहा है और हम सभी लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बढ़ गया है, काफी ज्यादा रेशियोज का बढ़ गया, अभी फिलहाल फिजिकल टीचिंग लर्निंग तो कहीं भी नहीं हो रही है। तो इस केस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आप लोग देखोगे, जैसे गूगल मीट है, जूम है, और भी कई सारे गूगल क्लासरूम यूज किए जा रहे हैं, तो हम अगर कोई रिसर्चर है वो देखना चाह रहा है कि ये सभी जो टीचिंग लर्निंग के लिए जो एप्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है, किसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो ये भी एक क्या हो सकती है आपकी एक क्वेश्चन है, आपका अंदर क्वेश्चन है कि हमें देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है, और इसका रिसर्चर जवाब देना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, शोध करेगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कि टू फाइंड आउट द मोस्ट ट्रेंडी ऐप या प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉर्म का है। तो इस तरह से कर्लिंगर ने बोला है कि जो आपका प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, क्वेश्चन फॉर्म में होती है, जो कि दिखाती है दो या अधिक वेरिएबल के बीच में संबंध को दिखाती है, या फिर कोई स्टेटमेंट होता है जो कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में संबंध को दिखाता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि रिसर्च प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, तो जैसे कि बात की कि जब तक रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि एक रिसर्च के होने के लिए, एक शोधकर्ता द्वारा शोध करने के लिए सबसे पहले यही आवश्यक है कि उसके पास रिसर्च प्रॉब्लम हो। अगर रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है तो वो रिसर्च स्टार्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, तो कुछ इस इंपॉर्टेंस को यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में लिखा गया है, आप लोग इसको देख सकते हो। इट एस्टैब्लिशेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, जैसे रिसर्च प्रॉब्लम के द्वारा ये पता चलता है कि जो आपका टॉपिक है, रिसर्च प्रॉब्लम इस क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में होती है, और आप सभी लोग देखते हो टॉपिक क्या होता है, टॉपिक एक ब्रॉड स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि एक रिसर्चर अपने रिसर्च में क्या करना चाहता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम के आधार पे हम ये जान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिसर्चर का जो टॉपिक है वो वर्थफुल है या नहीं है। जैसे मान लो कोई इस पर रिसर्च करना चाहता है कि इस पर रिसर्च करना चाहता है कि क्या जो सूर्य है वो ईस्ट से निकलता है। अगर मान लो उसमें ये रिसर्च, कोई एक आदमी है वो ये चाहता है कि हाँ ये मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे जानना है कि क्या सूरज अपने निकलने की जो दिशा है उसको चेंज करता है, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो कि अब आपका जो सन है वो हमेशा कहाँ निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा जो सूर्य है वो ईस्ट से ही निकलता है। तो ये रिसर्चर की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये रिसर्चर की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बताती है कि इसका जो रिसर्च करने के लिए जो उसने रिसर्च प्रॉब्लम चुनी है वो क्या है, वेग है, वर्थफुल नहीं है, वर्थलेस है, ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम ये
रिसर्चर का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, क्या उस पर डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को खर्च करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। रिसर्च प्रॉब्लम के द्वारा हम टॉपिक की इम्पोर्टेंस को एस्टैब्लिश करने में हेल्प मिलती है। इसी तरह दूसरा पॉइंट को हम देख सकते हैं, इट इज लाइक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेस्टिनेशन बिफोर अंडरटेकिंग अ जर्नी। यानी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम एक तरीके से कह सकते हैं अपनी मंजिल को पहचानना है। जब हमें पता होता है कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है ना, इस मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें उसके रास्ते भी अच्छे से मिल जाते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या करता है? रिसर्च प्रोसेस को एक डायरेक्शन प्रदान करता है ताकि हम क्या करें, अपनी दिशा से अपनी रिसर्च करने की दिशा से भटके नहीं और एकदम एक्यूरेट जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक हम पहुंच पाए। फिर नेक्स्ट है, क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम वुड रिजल्ट इन क्लियर एंड इकोनॉमिकल रिसर्च प्लान। ठीक है, जैसे अगर आपको पता है कि आपको कौन सी समस्या का समाधान करना है, आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, जब आपके ये सारी चीजें आपके पास डिफाइन है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका है, जैसे आपको देखना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, उसमें क्या रिलेशन है। अब जानना चाहते हो कि जो टीचर्स का जॉब सेटिस्फैक्शन है वो किस तरह से बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को प्रभावित करता है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको ये पूरा यहाँ जो रिसर्च प्रॉब्लम आप देखना चाहते हो कि क्या जॉब सेटिस्फैक्शन का असर बच्चों के स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स पे पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली टीचर्स का जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करोगे, बच्चों का लर्निंग आउटकम्स मेजर करोगे और उनमें कोरिलेशन देखोगे। तो यहाँ पर क्लियर कट है कि आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है। जैसे मान लो आपको सेकेंडरी स्कूल्स में जाना है, तो आपको यहाँ सब कुछ क्लियर है कि आपको सेकेंडरी स्कूल्स में जाना है, वहाँ के टीचर्स का जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करना है, वहाँ के बच्चों का लर्निंग आउटकम चेक करना है और उनमें कोरिलेशन देखना है। तो आपके पास क्या हो, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्लियर है कि आपका रिसर्च प्लान क्या है। आपको सिंपली डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आपको पॉपुलेशन से किस तरह से सैंपल चुनना है। सैंपल आपको सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स को चुनना है। फिर आपके वेरिएबल्स क्लियर है, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन और लर्निंग आउटकम्स देखना है। तो इस तरह से क्या है, आपको पूरा ये स्पष्ट पिक्चर आपके दिमाग में है कि एज ए रिसर्चर मुझे इन चीजों पे काम करना है। तो जब ऐसा परिस्थिति होती है तो उस समय क्या होता है, इकोनॉमिकल के सेंस में, सिर्फ पैसे के ही फाइनेंस के ही संदर्भ में नहीं, बल्कि टाइम के संदर्भ में, आपकी एनर्जी के संदर्भ में भी। क्योंकि जब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, तो आपका पैसा भी बचता है, आपका समय भी बचता है और साथ ही साथ टाइम एनर्जी और आपके पैसे भी बचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट जाना है तो आप वहीं का रास्ता चुनोगे। तो इस तरह से जो क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसके द्वारा हमें क्या होता है, क्लियर कट पता होता है कि हमें रिसर्च में क्या करना है और वो हमारे लिए मितव्ययी भी सिद्ध होती हैं। इन जनरल अगर हम लोग देखना चाहें तो रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो क्या करती है, एक तरीके से शोध कार्य की नींव को जन्म देती है। और अगर आपके पास आपको रिसर्च प्रॉब्लम पता है आपकी, तो उसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, कुछ चीजों का पता लगा सकते हो। वो चीजें ये हैं, नंबर 1, टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन। टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार आपको किस प्रकार का रिसर्च करना चाहिए। अब हम लोगों ने डिफरेंट रिसर्चेस की बात की है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई चीज क्लियरली डिफाइन नहीं है, अच्छा मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी डिफरेंट रिसर्चेस की। अगर मान लीजिए आपकी कोई रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी है जो कि क्लियर नहीं है और आप उसके बारे में जानना चाहते हो डीपली, तो कौन सी रिसर्च यूज करेंगे हम लोग? कोई आंसर देना चाहेगा? अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम आपको सही तरीके से नहीं पता कि हाँ मुझे आपको यही नहीं क्लियर है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और आप उसके बारे में बहुत अधिक जानना चाहते हो, तो यहाँ पर कौन सी रिसर्च यूज होगी? इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रिप्टिव मैडम, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिव, एनालिटिकल करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट ठीक है, तो हाँ मैं एक्सपेरिमेंटल भी क्यों हो सकता है? एक्सपेरिमेंटल कैसे हो सकता है बताओगे आप?
प्रयोग के द्वारा, मतलब किसी चीज को अगर हम जानना चाहते हैं उसको प्रयोग के द्वारा भी देखा जा सकता है, लेकिन प्रयोग एक्सपेरिमेंट देखो, के द्वारा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्या बोला, एक मिनट में देख लूं जरा आप लोग के टाइल्स देखो इस तरह से। हाँ, क्या वो कौन, अभी किसी ने एक्सप्लेनेटरी बोला? यस मैम, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मैंने जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग बोला था। हाँ ठीक है। नेहा ने एक्सप्लोरेटरी बोला, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेटरी कहीं ना कहीं एक दूसरे के थोड़े से करीब आ जाते हैं। और बाकी कुछ बच्चों ने, नेहा ने और असगर ने काफी करीब पहुंचे इसके। नेहा ने काफी सही वर्ड बताया, एक्सप्लोरेटरी। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे वो बात याद होगा आप लोग को, एक एग्जाम्पल भी याद होगा, मैंने बात की थी कि कोई एक मिस्टर है, उनकी बेकरी है और वो उसकी सेल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है उन्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनकी सेल्स को इफेक्ट करती हैं। तो हम क्या करना चाहते थे, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ही डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे सेल्स को इफेक्ट करते हैं और हमें उनमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। तो वो आपका कैसा रिसर्च होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली आपको ये समझाना या ये डिटरमाइन करती है, ये निश्चित करती है कि आप किस तरह की स्टडी को फॉलो करोगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च लोगे, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी कौन सी रिसर्च करोगे, हिस्टोरिकल रिसर्च करोगे, एथनोग्राफिक रिसर्च करोगे, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च करोगे। क्वांटिटेटिव है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी किस तरह के का, लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल कर रहे हो, ठीक है, या आप संबंध देखना चाहते हो तो आप कोरिलेशन रिसर्च कर रहे हो। और अगर आप वो देखना चाहते हो, इफेक्ट देखना चाहते हो, जैसे अभी किसी ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की, यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें पता होता है कि हमें किस पर इफेक्ट देखना है ना। तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपकी ज्ञात होती है, तभी तो आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को चुनते हो। वहां पर काफी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास होती है। हम डिफरेंट लिटरेचर से, डिफरेंट सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो अभी जिसने भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोला था वो ये पहले कलेक्ट करते हैं। बिना किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कभी हम ऐसे कर भी नहीं सकते ना, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ी आपकी आवाज चली गई थी बीच में। वो थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो गई, तो एक बार रिपीट कर देंगे दोबारा से, क्योंकि मैंने ही एक्सपेरिमेंटल बोला था, अंकित बोल रहा हूँ। नहीं, तो जैसे मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कब यूज करते हैं, जब आपके पास 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स हों और आप किसी एक वेरिएबल का असर, किसी एक वेरिएबल में मैनिपुलेशन का असर किसी दूसरे पर देखना चाहते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला था कि मान लीजिए परिस्थिति ऐसी है कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं क्लियर है, ठीक है, कि आपको कैसे क्या आगे बढ़ना है। तो पिछले क्लास में मैंने शायद एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ाया था, उसका मैंने एग्जाम्पल अभी यहाँ पर शेयर किया था, अभी आप नहीं थे तो आप नहीं सुन पाए, कि उसमें एक मिस्टर ए होते हैं, वो अपनी बेकरी शॉप चला रहे हैं और उन्हें अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना है। तो उन्हें लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि उनकी जो सेल्स है वो किससे इफेक्टेड है, या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, या उनके जो वेटर्स का बिहेवियर है, कस्टमर के उनका बिहेवियर अच्छा नहीं। हाँ, तो इस तरीके की चीजें ना, तो ये सब उनको यहाँ पर, लेकिन वो डेफिनेट नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। और जो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बता रहे हो, उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम तभी करते हैं, उसके पीछे अधिकतर कभी कभी आप देखते होगे, जैसे अगर आप लोग यहाँ एजुकेशन का कोई नहीं है फिलहाल, जैसे हम लोग मान के चले, जो थ्योरीज होती हैं, थ्योरीज को एक तरीके से सर्टिफाई करने के लिए, या थ्योरीज जैसे थ्योरीज जो बन गई वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाती हैं, लेकिन उनमें चेंजेस भी होते रहते हैं, जो डिफरेंट जैसे आप लोग रिलेटिविटी थ्योरी है साइंस में, अब धीरे धीरे हर चीज बदल रही है। तो क्यों बदल रही है, आपके रिसर्चेस के थ्रू। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या उसके रिजल्ट्स वही आ रहे हैं जो थ्योरी ने बताए थे। तो थ्योरेटिकल, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन पहले से होती है, तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो ये भी निश्चित करती है कि हमें कौन से तरीके की सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। सैम्पलिंग अभी आप लोग के, जैसे आप लोगों ने हो सकता है अपने पीजी कोर्सेज में पढ़ा हो, लेकिन इस समय अब आप लोग के आगे उसमें मिलेगी ये सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग इतना समझ लो, सैम्पलिंग क्या होता है कि एज अ रिसर्चर
आपके पास लिमिटेशंस होती हैं टाइम की, एनर्जी की और फाइनेंस की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को ना लिख, पॉपुलेशन मतलब जिस पर आप अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना चाहते हो, ठीक है। तो चूंकि टाइम और एनर्जी और फाइनेंस की लिमिटेशन होती है, तो रिसर्चर क्या करता है, जैसे हम लोग जो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को पूरा ना लेके उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को ले लेते हैं, जिसे हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है, पॉपुलेशन से रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को निकालना, यानी सैंपल को प्राप्त करना की जो प्रक्रिया है, उसे हम सैंपलिंग कहते हैं, या हिंदी में प्रतिदर्शन कहते हैं, प्रतिदर्शन विधि, ठीक है। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, वो ये भी डिसाइड करने में मदद करती है कि हमें कौन सी तरह की सैंपलिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स होती हैं और कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जैसे रिसर्च प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप ये देखना चाहते हो कि जो कैदी हैं, जो जेल में बंद है कैदी हैं, उनका जब वो जेल में सजा काट रहे होते, क्या उनके एटीट्यूड में कुछ परिवर्तन होता है, आप कुछ किसी एक चीज के प्रति उनका एटीट्यूड चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हम क्या करेंगे, हम अभी मैं सैम्पलिंग का नाम वो कर रही हूँ, एक सैम्पलिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पर्पस को जो सॉल्व करता है, हम केवल उन व्यक्तियों से मिलते हैं। अब जैसे पूरे दुनिया में कैदी हर जगह तो फैले नहीं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, जेल में मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, पर्पसफुली, हाँ, पर्पसिव सैम्पलिंग एक पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है, जिसमें पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक का सिंपली मतलब ये है कि जो भी लोग आपके पर्पस को फुलफिल करते हैं, आप उनसे जाके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कैदी है, वो आपको जेल में मिलेंगे और कहीं मिलेंगे नहीं, तो आपको क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपको कैदियों से मिलना है, तो आप सिंपली जेल में जाओगे और वहां भी जितने आपको कैदी मिल जाएंगे, आप उनसे डेटा कलेक्ट कर लोगे। तो इसी तरह से डिफरेंट तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पे। इसी तरह तीसरा है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड। रिसर्च प्रॉब्लम बहुत सीमा तक ये भी निर्धारित करती है कि आपको किस तरह के रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज करने चाहिए। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, आपको अपनी सैंपल से डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ आपके पास टूल्स होने चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ना, जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे अभी बात हो रही थी यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन और लर्निंग आउटकम्स की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कौन से यूज करोगे, ऐसा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे या टूल जिसे कहते हैं, टूल यूज करोगे जो कि टीचर्स के जॉब सेटिस्फेक्शन को मापता हो और बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को मापता हो, मेजर करता हो, तो हम ऐसे रिसर्च टूल यूज करेंगे। तो यहाँ से ये भी डेफिनेट हो जाता है, ये भी निश्चित हो जाता है रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू कि कौन कौन से और किस प्रकार के टूल्स हमें यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट कैन बी अंडरटेकन। जैसे आप सभी को पता होगा रिसर्च का थोड़ा सा कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो क्या स्टेप्स होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को पक्का करना, फिर सैम्पलिंग करना, फिर अपना डिसाइड करना कि आप कौन सा रिसर्च करना चाहते हो, उसके आधार पर फिर हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। जब हमारे सैंपल हमें मिल जाता है तो हम उससे डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन जो करते हैं तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मीनिंगफुल नहीं होती है। उस इन्फॉर्मेशन, उस डेटा को, तभी उसे डेटा बोला जाता है। डेटा आपको क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हो कि डेटा रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करना पड़ता है। तो उस डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए बहुत सारी एनालिसिस टेक्निक्स को यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई बच्चे स्टैट्स के होंगे तो उन्हें पता होगा कि अगर आपको दो ग्रुप्स में डिफरेंस को देखना है कि उनके दो ग्रुप्स ऐसे हैं, उनके बीच में डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यानी दो जो ग्रुप हम ले रहे हैं उनमें जो अंतर दिख रहा है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है या फिर वो हमारे सैम्पलिंग एरर की वजह से है। जब ऐसी परिस्थिति तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं या स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस, जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो ये भी निर्धारित करती है कि आपको एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर आप बढ़ रहे हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस करते हैं।
वहीं अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कैसी है, क्वांटिटेटिव नेचर की है, यानी जिसमें आपको नंबर्स मिलेंगे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, सांख्यिकी प्रविधियां लगाते हैं, जिसमें मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, परसेंटाइल है, क्वार्टाइल डेविएशन है, और बहुत टी टेस्ट है, एनोवा है, मैनोवा है, एनकोवा है, तो ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम के द्वारा हमें इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे मिले। जैसे आप सभी लोग के, मेरे ख्याल से सभी लोग का ये होता होगा कि हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, जो एक जनरल बात है। एज अ स्टूडेंट अगर हम सोचते हैं सभी, तो क्या सोचते हैं, पीएचडी में एडमिशन हो गया है, जो सभी लोग इस समय फील कर रहे होंगे, हम पीएचडी कोर्स में पास हो जाएंगे, आप लोग भी पास हो जाओगे थोड़े दिन में। उसके बाद आपकी गाइड आपसे कहेंगे कि अब बेटा रिसर्च प्रपोजल हमारे पास लेके आओ। तो तब यहाँ पर समस्या आती है, यार पोस्ट वक्त तो पास कर लिया है, प्रॉब्लम क्या लेके जाए, या किस टॉपिक पे रिसर्च करें। मेरे ख्याल से सभी की ये जिज्ञासा रहती होगी कि अरे यार टॉपिक अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, टॉपिक नहीं डिसाइड हुआ है। ये हर पीएचडी स्टूडेंट की वो रहती है, विडंबना रहती है कि आखिर उसे किस प्रॉब्लम पर रिसर्च करनी है, प्रॉब्लम ही हमें नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे कि वो प्रॉब्लम हमें कहाँ से मिलेगी या उसके स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्रोत जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, हम सभी लोग क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अ रिसर्चर में सर्व एज गुड सोर्स ऑफ आइडियाज टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे आप लोग कोई शेयर कर सकते हो, कोई आप लोगों ने ऐसा फील किया हो अपने सब्जेक्ट से मिलता जुलता, जैसे आप सभी लोग डिफरेंट डिसिप्लिन से हो, तो किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसको वो अपने रिसर्च में लाना चाह रहा हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसे अनुभव हुई हो, किसी को समस्या कोई शेयर करना चाहता हो, तो ये मेरे ख्याल से ये अलग पार्ट समझ में आ जाएगा। बाकी वो किसी को नहीं समझ में हाँ बताइए। जैसे हाँ, एक बार हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा, जैसे मैं कह रही हूँ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे अभी जब ये स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने बात की थी कि हम रिसर्च क्यों करते, ना करें कोई जरूरत नहीं है। तो स्नेहा या नेहा ने कहा था कि डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ आप लोग से कि क्या आप लोग को ऐसा कोई, जैसे आप सभी लोग डिफरेंट फील्ड्स के हो, कभी लगा कि आपकी फील्ड, आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको लगी जिसको आप अब पूरा कर सकते हो, आप रिसर्च के पीएचडी के थ्रू सॉल्व कर सकते हो? किसी को कोई लगा, कोई शेयर करना चाहे एक्सपीरियंस, वो मैंने पूछा है। मैम जैसे हम लोग हाँ, वन बाय वन। अंकित बताइए, पहले आप बताइए। जैसे मैम मेरा सब्जेक्ट म्यूजिक सब्जेक्ट है, अच्छा। तो मैम इसमें जैसे टैलेंट बहुत जगह देखा जाता है कि टैलेंट पर ही मेन वर्क होता है। इसमें तो अधिकतर लोग देखते हैं कि जो है अच्छा गा रहे हैं या अच्छा इस तरह से आपका टैलेंट है, तभी इसी फील्ड में आपको जगह मिल पाती है। लेकिन मैम जैसे अब बहुत लोगों के पास इतना सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होता या सोर्स नहीं होता कि इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जा सके, सारेगामा जैसे प्लेटफॉर्म पर जा सके। तो ऐसे लोगों की भी समस्या, जैसे आप समझो लोक कलाकार हैं, जैसे पूर्वांचल के लोक कलाकार या अवध प्रांत के लोक कलाकार, या जो है हमारे, जैसे मान लीजिए अगर किसी को विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, जैसे आपने अपनी समस्या की बात की, तो विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, तो जैसे उत्तर प्रदेश के नेत्रहीन शास्त्रीय गायक, तो ऐसी समस्याएं इन पर भी वर्क किया जा सकता है रिसर्च के माध्यम से, जिससे इनका टैलेंट भी सामने आएगा और लोग इनको जान भी सकेंगे। तो और ऐसे मतलब इस तरह से म्यूजिक फील्ड में इन लोगों का नाम भी होगा और थोड़ा सा प्रचार भी होगा। तो एक ये भी मतलब टाइम हो सकता है मैं पूरी तरह सही ना बता पाया, पर मुझे जो सही लगा वो मैंने अंकिता बिल्कुल, जैसे ये आपकी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, आपने देखा है कि जो लोग थोड़ा सा या तो किसी भी तरीके से उनकी कमी है, कुछ भी कमी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या जो फिजिकल हो, या कोई भी किसी भी, जैसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो उस फील्ड के हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स की वजह से उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं आप रिसर्च के थ्रू
इस प्रॉब्लम को और डिटेल में जान सकते हैं और उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें प्रॉब्लम कैसे मिली, आपने उसको अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया। ठीक है, असगर आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे अभी? जी मैम, मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, तो अच्छा। हम जब सुबह से लेकर शाम तक जो अपना 24 घंटे व्यतीत करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम एनर्जी पर बहुत डिपेंड है। वो एनर्जी चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में हो। तो इस पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको उनके प्रमोशन के लिए और उनको उनके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो इकोनॉमिक भी हैं, तो इस एरिया में काम किया जा सकता है कि जो अल्टरनेटिव सोर्सेज बहुत ढेर सारे हैं। वो चाहे विंड हो, सोलर हो, चाहे बायोफ्यूल्स हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे बायोमास हो, चाहे बायोगैस हो, तो किया जा सकता है डीजल या इलेक्ट्रिक। हाँ, तो असगर आप ऐसा कर सकते हो ना, जैसे आपने बता रहे हो अल्टरनेटिव्स ऑफ एनर्जीज बता रहे हो ना, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हो सकता है आजकल लोग फिर भी, जैसे उनको पता है, जैसे इतना देख रहे हैं वो लोग क्लाइमेट। जी, आपकी आवाज कट गई मैम। अब आ रही है? अब आ रही है? अब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, थोड़ा रिपीट कर दीजिए आपने क्या कहा। ओके। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, बहुत अच्छा आपने बताया, जैसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है, आप इस पर काम करना चाह रहे हो। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अवेयरनेस चेक कर सकते हो लोगों की। इसके जैसे एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो आपके इस पे जो आपके पेट्रोल कंजम्पशन है, जिसे हम लोग जैव कहते हैं ना, जैव ईंधन। हाँ, जैव ईंधन का कंजम्पशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि लोगों में पहले तो अवेयरनेस भी नहीं है और लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की मेरे ख्याल से कमी है इस तरह की। तो आप ये जान सकते हो कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको प्रेरित करते हैं ये जैव ईंधन यूज करने के लिए, और क्या करना चाहिए हमें कि जिससे अवेयरनेस बढ़े। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको आपने फील किया ना। तो ऐसे ही जो मैं बस पे समझाना चाह रही थी कि रिसर्च प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि आपको खुद को कुछ समस्या हो रही है, आपके आस पड़ोस में कुछ लोगों को समस्या हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो। तो पर्सनल एक्सपीरियंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बेसिकली इस तरह से होते हैं, जैसे जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशंस में, या जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या कोई भी प्रोफेशन हो। तो जैसे अब यहाँ पर चूंकि मैं एजुकेशन से हूँ, तो मेरे काफी सारे मुझे लगता है एग्जाम्पल्स एजुकेशन से ही रिलेटेड होते हैं। तो जैसे टीचर है, ठीक है, अब टीचर देख रहा है कि वो एक टीचिंग मेथड को यूज कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो और उसमें वो आईसीटी को भी यूज कर रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टूल्स को भी यूज कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि फिर भी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में असर नहीं आ रहा है। तो वहां पर उसको एक प्रॉब्लम नजर आ सकती है कि ये जो टीचिंग मेथड में यूज कर रही हूँ, क्या कारण है कि इसकी वजह से बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, वो टीचिंग कर रही है, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये जान सकती है कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इसके लिए वो क्या कर सकती है, फिर रिसर्च कर सकती है, या किसी दूसरे टीचिंग मेथड से उसका कंपैरिजन कर सकती है, या जो टीचिंग मेथड वो पढ़ा रही है उसको क्या कर सकती है, रिफाइन कर सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें क्या होती है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस समय भी हम लोग को समझ में आ जाती है सोर्स प्रॉब्लम, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है आपकी प्रॉब्लम का, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर आप लोग कोर्सों की क्लास आप लोगों ने पहले भी शायद की होंगी, तो आप लोग के जो टीचर्स होंगे उन्होंने बोला होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम्स के लिए आप डिफरेंट बुक्स देखो, जर्नल्स देखो, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, विकिपीडियाज में देखो, और बुक सर्वे हैं। तो मतलब आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जिस भी जर्नल्स में या जिस भी फॉर्म में, जिस भी पत्रिका मैगजीन में छपते हैं, आप
उसको रिव्यू करके, उनको पढ़ के वहां से क्या कर सकते हो, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो। ठीक है, जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है, इसी को यहाँ पर क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर के रूप में लिखा गया है। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम को जानने का। जैसे आप कर सकते हो, कभी कभी क्या होता है, कुछ रिसर्चर ने, जैसे मान ली किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे उन्होंने रिसर्च की, ठीक है, लेकिन उस रिसर्चर ने जो डेटा कलेक्ट किया था, डेटा कलेक्ट किया होगा वो, ऐसे मान लो क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन उसने जब एनालिसिस की तो एनालिसिस के लिए उसने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अप्लाई कर दी। तो क्या हो गया, उसकी जो फाइंडिंग्स थी, फाइंडिंग्स तो कुछ ना कुछ निकल के आएंगी, बट ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम सिस्टमैटिकली देखें तो अगर उसका डेटा उसने क्वालिटेटिव नेचर का किया है और उस पर उसने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लगा दी, तो यहाँ पर मेथोडोलॉजी ही गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो कभी आपने मान लीजिए कोई इसी बंदे ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उसमें पूरा उसने बकायदा लिखा कि मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च की है और मेरा डेटा इस प्रकार का था और मैंने उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज की हैं। ठीक है, हो सकता है वो अनभिज्ञ हो इन सब बातों से, लेकिन आप चूंकि आपने रिसर्च अच्छे से पढ़ा है तो आपने क्या पता लगा लिया, वहां पर एक गैप पता चल गया, कहीं पर मिस्टेक पता चल गई। क्या कि जब डेटा आपका क्वालिटेटिव नेचर का है तो वहां पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कैसे लग सकती है। क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू हम उसको डेटा को उससे अपनी फाइंडिंग्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, एक गैप मिल गया कि जो बंदा था उसने जो मेथोडोलॉजी वही गलत अडॉप्ट की। अगर हम सही यहाँ पर टेक्निक यूज करते, सही स्टैटिस्टिक, सही एनालिसिस टेक्निक्स यूज करते, तो हो सकता था कि कुछ अलग ही फाइंडिंग्स देखने को आती। तो ये क्या हुआ, ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के थ्रू हमें क्या पता चलता है, गैप्स पता चलते हैं। गैप्स मतलब जहाँ पर कुछ संशय हो आपको, तो यहाँ पर एक संशय आपको मिल गया कि मेथोडोलॉजी इसने चूंकि गलत लगाई है तो इसकी फाइंडिंग्स हो सकता है मे बी गलत हो। तो आप क्या कर सकते हो, इसी रिसर्च को दोबारा थोड़ा सा चेंज करके उसकी मेथोडोलॉजी आप जो अप्रोप्रिएट है उसको लगा के फिर से फाइंडिंग्स को प्राप्त कर सकते हो। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है लिटरेचर का। अब आप लोग भी कोर्स वर्क में पास होने के बाद ये काम करोगे, बेशक अभी से करना शुरू कर दो, बहुत ही अच्छी बात है कि आपके डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड जितने भी जर्नल्स आप देखते हो, आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स हैं और बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल हैं, तो वो सारे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड आप फील्ड में भी, जैसे मेरा एजुकेशन है तो एजुकेशन में भी कौन सा एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके भी अंदर सब एरियाज में आप किसके अंदर जाना चाहते हो, पहले ये सब डिसाइड करो। फिर ये सब जब आपका एरिया डिसाइड हो जाए तब आप कुछ मोटा तो आपको पता होगा ना कि आपको इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे करना है, या नहीं पता तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड जर्नल्स को देखो। जब आप रिव्यू करोगे, जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, वो आप अपनी प्रॉब्लम को वहां से ढूंढ लोगे। और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे एग्जिस्टिंग थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज भी एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रॉब्लम्स का। कैसे, जैसे थॉर्नडाइक का नाम आप लोग ने, थॉर्नडाइक एक थे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिया है, सीखने के नियम दिए हुए हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। सीखने के नियम उन्होंने कुछ दिए हुए हैं कि एक इंसान या उन्होंने बेसिकली एक जानवर पे अपना रिसर्च किया था, तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए थे सीखने के। जैसे कुछ नियम है प्रैक्टिस का नियम, इफेक्ट का नियम, तत्परता का नियम, ये कुछ नियम उन्होंने बताए थे, उनके मेन नियम जो थे। अब उन्होंने तो थ्योरी बना दी, ठीक है, अब इस थ्योरी का एजुकेशन की फील्ड में यूज हो सके तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड शोध करना पड़ेगा। क्योंकि जो उनकी थ्योरीज थी उन्होंने वो बेसिकली एनिमल्स पे की हुई थी, उसको हम अगर इंसानों पे जनरलाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन प्रिंसिपल्स का यूज करके उसे इंसानों पे अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वहां पर हम सफल होते हैं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, थॉर्नडाइक के इन नियमों को हम रियल क्लासरूम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो थ्योरीज आपको रूल्स देती हैं, प्रिंसिपल्स देती हैं, उनकी टेस्टिंग जब आप करते हो तो वही आपका क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में उभरती हैं।
फिर प्रीवियस रिसर्चेस, जैसे आप सभी लोग ने शायद देखा होगा कि अगर आप लोग शोध गंगा में, ख्याल से सभी लोग जानते होंगे कि इंडिया की जो पीएचडी की रिजर्वॉयर है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के की ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स की थीसिस अवेलेबल है ऑनलाइन, आप जाके देख सकते हो वहां पर अपने अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड। तो क्या होता है उन सभी में जो वो जितने भी लोग रिसर्च करते हैं वो अपने एक लास्ट चैप्टर में ये भी दिखाते हैं कि हमने ये रिसर्च किया है और अभी इस टॉपिक पर और भी ज्यादा रिसर्च करने की संभावना है। तो प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़कर भी आप क्या कर सकते हो, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो। फिर नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स यानी आपके जो सुपरवाइजर्स हैं और जो भी उस डिसिप्लिन के जो और भी महारथी लोग हैं, आप उनसे बात कर सकते हो क्योंकि वो भी क्या होते हैं, एकदम अपनी कंटेम्प्रेरी नॉलेज से बिल्कुल अपडेट रहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में। इसी तरह आप अपने पीयर ग्रुप में अपने कलीग से या किसी कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पर आपने डिफरेंट लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सुना है, तो वहां से भी आपके दिमाग में क्लिक हो सकता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है। ऑब्जर्वेशन, हमें कभी कभी ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी, जैसे जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात की तो उसको ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं कि आप देख रहे हो क्लास में एज अ टीचर हो, क्लास में टीचर एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हो, तो वहाँ ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको पता लग रहा है कि क्या क्या समस्याएं हैं क्लास में जिसको कि दूर करना आवश्यक है, तो वहां से भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम्स मिल सकती है। ये जो सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को लोकेट करने के। तो आप लोग अभी और फाइंड आउट करोगे तो आपको और भी ज्यादा सोर्सेस मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है। किसे कहेंगे, अगर जैसे आप सभी लोग अपना जैसे अभी रिसर्च प्रॉब्लम्स लेके जाओगे अपने टीचर्स के पास, तो टीचर सारे तो चेक नहीं कर देगा, एक ही पर आपको करवाएगा रिसर्च। तो क्या क्राइटेरिया होता होगा, किसे हम कहते हैं कि एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम है, ये कब कही जाएगी, उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग बात कर लेते हैं। पहला, द प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट, दैट इज इट विल कंट्रीब्यूट टू द बॉडी ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक एरिया। यानी कोई प्रॉब्लम सार्थक है। सार्थक है से क्या मतलब है कि आप जो प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाह रहे हो उसके द्वारा क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है, तब तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, अच्छी है। अदरवाइज हम उसे अच्छा नहीं कह सकते या हम ये नहीं कह सकते वो एप्रोप्रिएट है। जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, जो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा पहले से ही जिस पर रिसर्चेस हो चुके हैं, आप भी जाओ और आपने उस पर क्या किया, फिर दोबारा आपने रिसर्च कर दिया, तो कोई आपने नए ज्ञान की वृद्धि तो की नहीं, आपने क्या किया, सिंपली जो बहुत समय से होता आ रहा था आपने भी कर दिया और उसकी फाइंडिंग्स भी सेम आ गई। तो जब ढेर सारी फाइंडिंग्स सेम आ ही रही थी और आपकी भी सेम आ गई, तो कोई चीज एड ऑन नहीं हुई। तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम की ये निशानी है या चिन्ह है कि वो कैसी होनी चाहिए कि जब उसका सॉल्यूशन मिले तो वो क्या करे, जो लिटरेचर पहले से अवेलेबल है उसमें कोई नई चीज को जोड़े। ठीक। नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम इज वन दैट विल लीड टू फर्दर रिसर्च। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एक समस्या का जब सॉल्यूशन होता है, जैसे एक समस्या आई, ठीक, जैसे अभी आप लोग कोविड का सिनेरियो में देखो कि कोविड की जब वैक्सीन आई, तो वैक्सीन जैसे ही वैक्सीन का हुआ तो फिर आपने देखा कि अब ब्लैक फंगस आ गया। ये ऑल्दो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, जो कि आगे फर्दर नए प्रॉब्लम्स को जन्म दे या जो आगे रिसर्च को प्रमोट करे। ठीक है। जैसे अभी मैंने बात की ब्लेंडेड लर्निंग की, तो प्राइमरी में देखा गया कि ब्लेंडेड लर्निंग का असर अच्छा हो रहा है, तो इसने एक नई क्वेश्चन को जन्म दिया कि क्या ये सेकेंडरी और हायर पे भी इफेक्टिव हो सकती है। तो इसने क्या किया, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ, साथ ही साथ इसने दो नई प्रॉब्लम्स को की उत्पत्ति कर दी। तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है जो कुछ मतलब सॉल्व होने के बाद क्या करे, कुछ और प्रॉब्लम्स को आगे जन्म दे या उत्पत्ति करे उनकी। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम इज रिसर्चेबल। जो आप रिसर्च प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है वो फिलोसफी का है या स्पिरिचुअल करके कोई है आपका, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है, वो ढूंढना चाहता है कि क्या भगवान धरती पे है,
क्या भगवान को किसी ने देखा है? तो ये प्रॉब्लम कैसी है? प्रॉब्लम तो है कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं वाकई में? अगर ये प्रॉब्लम है, ये जानिए, क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सभी लोग जानना चाहते हैं, क्या भगवान असली में होते हैं? ठीक है, तो हम सभी लोग क्या करते हैं, उनको मानते हैं। ठीक है, हमने उनको देखा नहीं है, हम लेकिन फिर भी हमारा विश्वास है कि वो हमारे लिए अच्छे करते हैं या जो भी है। ठीक है, तो अगर कोई रिसर्चर ये प्रॉब्लम लेके रिसर्च करने जा रहा है कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो कैसी है? वो रिसर्चेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ डेटा चाहिए। अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते या जो मेजरेबल नहीं है या जिसको आप माप नहीं सकते, तो वो रिसर्च प्रॉब्लम सही नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे पूछने के लिए कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो वो क्या करेंगे? एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ सुबह उठे थे तो लगा था कि हाँ भगवान जी ने दर्शन दिए, हल्का हल्का चमक सी थी। वो भले चाहे हो सकता है सूर्य की रोशनी पड़ रही हो उस खिड़की पे और वो बहुत अच्छे से चमक गई हो, गोल्डन गोल्डन, है ना, इस तरीके के। तो मतलब कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं, डेफिनेट नहीं बताएगा। और सभी के तरीके से जो आंसर्स होंगे वो ऐसे नहीं होंगे जिनको आप वेरीफाई कर पाओ। तो उस केस में क्या होता है? एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है जो कि रिसर्चेबल हो। रिसर्चेबल मतलब कि उसको उनके जब इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उसके लिए हमें डेटा भी प्राप्त हो सके। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? द प्रॉब्लम इज सुटेबल। ठीक है, जैसे अभी आप लोग रिसर्च, अभी आप लोग पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हो, फिर आप लोग क्या करोगे? रिसर्च के क्षेत्र में जाओगे। ठीक है, जो जब नए बच्चे, जब जैसे मैंने भी जब पीएचडी में जब एडमिशन लिया था तो मेरे भी नए थे कि मुझे बहुत अच्छा सा रिसर्च करना है और बहुत मतलब ऐसा करना है कि एकदम धूम मचा देना वाला। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए? सुटेबल। सुटेबल किसके अकॉर्डिंग? रिसर्चर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रिसर्चर की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, रिसर्चर की रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, पीएचडी डिग्री आप सबको पता है टाइम बाउंड होती है। ठीक है, हम उसमें टाइम बाउंड होती है। अगर आपको फेलोशिप मिल रही तब तो अच्छा है, फेलोशिप नहीं मिल रही तो आपको भी उसके लिए रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे मैंने बोला सुटेबल है तो आप ये नहीं कि कोई भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम लोगे, लेकिन उसको ये ध्यान रखोगे कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तभी आप 5 साल उसको कंटिन्यू कर पाओगे। आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपने दबाव में आके रिसर्च प्रॉब्लम ले ली है तो फिर आगे एक साल या 6 महीने आपको तो जबरदस्ती आप कर लोगे, लेकिन आगे चल के आपको फ्रूटफुल फाइंडिंग्स को निकालने के लिए आप में दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। ठीक है, और आपने बहुत हाई फाई प्रॉब्लम ले ली है जिसका डेटा कलेक्शन करना ही बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको जबरदस्त एनर्जी लगानी पड़ रही है, टाइम बहुत खर्च करना पड़ रहा है और इतना फाइनेंस भी आपके पास नहीं है। तो वहां पर क्या आ जाएंगी? प्रॉब्लम अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक्यूरेट फाइंडिंग्स आप नहीं पा पाओगे तो फिर वो व्यर्थ रहेगा। इसीलिए जो प्रॉब्लम है वो सुटेबल होनी चाहिए। किसके अनुसार? आपके रिसर्चर के इंटरेस्ट के अनुसार, उसकी एनर्जी, टाइम और फाइनेंस के अनुसार। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम इज एथिकल, इट विल नॉट कॉज हार्म टू सब्जेक्ट्स। यानी प्रॉब्लम, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आप कुछ देखना चाहते हो लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो कि एथिक्स को फॉलो करती हो। ऐसा ना हो कि आप अपने प्रॉब्लम के चक्कर में जो आपने सैंपल लिया उसको नुकसान पहुंचा रहे हो या किसी तरीके का, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इंटरनली किसी भी तरीके का अगर हम करते हैं तो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सही नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरिया से या ये जो इसको थोड़ा एग्जांपल से समझा सकते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे करके। द प्रॉब्लम इज एथिकल को जैसे इसको इस तरह से समझो, आप लोग कभी आप लोगों ने देखा होगा वर्कशॉप कभी आप लोग अटेंड करो तो ये बोला जाता है रिसर्च एथिक्स समझाए जाते हैं। तो जैसे मान लो हम जैसे इंडिया में आप लोग खुद देखते होगे ना कि कभी कभी आप लोग के पास मैनेजमेंट के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि कुछ क्वेश्चनर भरवाने आते हैं। घर में धूप हो रही होती है और वो घंटी बजाते हैं और आपका घर आप खोलते हैं दरवाजा तो कहते हैं मैम और ये प्लीज 2 मिनट देके वो भर दीजिए, क्वेश्चनर भर दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं? नहीं भरते, हम कहते हैं सॉरी टाइम नहीं है। ऐसे ही बोलते हैं, सभी लोग ऐसा बोलते हैं जब तक हम खुद रिसर्चर ना हो। जब हम खुद रिसर्चर बन जाते हैं तो हम भर देते हैं क्योंकि हमें पता होता है आगे हमें भी यही काम करना है, तो हमें थोड़ा सा उनके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं है रिसर्चर तो हम कहते हैं नहीं भैया टाइम नहीं है और बहुत से काम पड़े हैं तो आप आगे देख लो, है ना। ठीक है, अब देखो डेटा कलेक्शन करना कितना डिफिकल्ट है। अब अगर आप किसी को कन्विंस्ड कर रहे हो डेटा कलेक्शन के लिए और आपका जैसे डेटा कलेक्शन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि बहुत ही उस सब्जेक्ट के लिए जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है,
उसने उस सब्जेक्ट ने आप पर विश्वास करके आपको अपनी सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, आप आगे चल के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम लेके अपनी थीसिस में उसकी, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसके पूरा रिकॉर्ड कर देते हो, उसका नाम भी डिस्क्लोज कर देते हो। तो क्या होता है, एक तरीके से वो उसके विश्वास को ठेस पहुंचती है कहीं ना कहीं। अगर उसने मान लो पढ़ लिया आपकी थीसिस, अगर नहीं पढ़ा तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़ लिया तो उसे लगेगा कि मैंने तो इस विश्वास के साथ दिया था कि वो मेरी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन आपने क्या किया, नाम लिख दिया, पता लिख दिया पूरा। तो कहीं ना कहीं आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, या कह सकते हैं एथिक्स के खिलाफ काम किया जाके, ठीक है। जैसे आप लोग को देखो, कभी कभी जैसे हम सभी लोग से अगर कोई कुछ पूछना चाहे कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसका हम जवाब वैसा देते हैं जो सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, भले चाहे हम वो दिखावे के लिए ही बोले, लेकिन हम सच्चाई नहीं बताते। तो ऐसे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने एज अ रिसर्चर सब्जेक्ट को कन्विंस कर लिया है उस क्वेश्चनर को भरने के लिए, लेकिन बाद में चल के आप क्या करते हो, उसको डिस्क्लोज कर देते हो या किसी भी तरीके से उनकी आइडेंटिटी को बता देते हो, तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली उस सब्जेक्ट को हार्म करेंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से रिसर्चर का भी वो आ जाता है कि रिसर्चर कितना ईमानदार है, ठीक है। कोई भी, और जैसे कभी कभी जैसे हम लोग ये देखते हैं ना, जो आपके एनिमल्स पे कितने सारे वो होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कुछ भी दवा करनी है तो मनुष्य से पहले उसे जानवरों पे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हार्म करती हैं उन एनिमल्स को। तो हमारी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचे, दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह की कठिनाई हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो आपकी फिजिकली हो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम की। बस एक सेकंड आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि जब रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे हमने बात की थी, रिसर्च प्रॉब्लम ये डिसाइड कर देती है कि हमारा अप्रोच कैसा रहेगा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच में रिसर्च प्रॉब्लम कैसी रहती है, उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कब यूज करते हो, जब रिसर्च प्रॉब्लम में किसकी मांग होती है, जब आपको वेरिएबल्स का मापन करना होता है, इम्पैक्ट देखना होता है, यानी एक का असर दूसरे पे देखना पड़ता है, जब आप थ्योरीज को टेस्ट करते हो, जैसे मैंने भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की थी, ठीक है, तब वहां पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। जब आपको अपने रिजल्ट्स को एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं। इसके उलट देखें या उसके एकदम जस्ट अपोजिट देखें तो क्वालिटेटिव रिसर्च जब होती है, जब हमारी प्रॉब्लम कैसी होती है, जब हमारी रिसर्च प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो कि हमें लोगों के व्यूज जानने हो, या कह सकते हो हमें थ्योरी जनरेट करनी हो, हमें पहले से कुछ नहीं पता है किसी चीज के बारे में, हम डेटा के आधार पर, जैसे हमने उस दिन बात की थी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की, हम थ्योरी जनरेट करना चाहते हैं किसी चीज पे। और साथ ही साथ जब हमारा डेटा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होती है जब उसके अंतर्गत जो सैंपल है वो बहुत ही छोटा होता है, तब उस केस में हम क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज करते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास का जो मैटर था, जो आपको रिसर्च प्रॉब्लम था, वो यहीं पर अब बाइंड अप होता है। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास, इतना वेट करने के लिए पेशेंटली, और आंसर्स देने के लिए। मुझे बेसिकली इंटरेक्शन करने में बहुत अच्छा लगता है जब आंसर्स आप लोग देखते हो, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है जब हम टीचर बोलता रहता है और बच्चे शांत रहते हैं। अभी मुझे लगता है बीच बीच में क्वेश्चंस अगर हो जाए तो इससे आप भी उबोगे नहीं और टीचर को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम लोग अटेंडेंस ले लें। आलोक कुमार सिंह, प्रेजेंट मैम। अजकर, प्रेजेंट मैम। ज्ञान लोक, यस मैम। भानु प्रताप, यस मैम। भानु प्रताप। यस। हाँ भानु प्रताप। इमाम हुसैन, यस मैम। ओके। अंकित श्रीवास्तव, यस मैम। अंकित। ओके। अपर्णा पांडे, ओके। नेहा सिंह, प्रेजेंट मैम। ठीक है। स्नेहा,
प्रेजेंट मैम। स्नेहा, प्रतिभा, प्रतिभा, प्रेम प्रकाश, मैम। प्रेम प्रकाश, ओके। राजीव कुमार, यस मैम। राजीव कुमार, विवेक कुमार, विवेक कुमार नहीं आ रहे हैं अभी, तो उन्होंने मेरी एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। मुराली कुमार, यस मैम। प्रदीप पटेल नाम से हो आप मुराली? नहीं नहीं मैडम, मैं तो मुरली कुमार हूँ। अच्छा, ओके ओके, मुरली मुरली मुरली, जी। ठीक है। संगीता सिंह, प्रेजेंट मैम। ओके। कोई ऐसा बच्चा है जो आज फर्स्ट क्लास में मेरी आया है, वो अपना नाम बता दे। यस मैम, प्रदीप कुमार। मैम मेरा प्रेम प्रकाश अटेंडेंस आवाज नहीं जा रही थी तो। हाँ, प्रेम आपकी लग गई है। हाँ, नया बच्चा कौन है? प्रदीप कुमार। बेटा यही नाम आपका है यहाँ पर चल रहा है जो प्रदीप कुमार, क्योंकि आपका, अच्छा ओके, पटेल नहीं है मतलब? नहीं प्रदीप कुमार है मैम। ओके। और मेरी हो गई मैम। बाकी जिसकी भी मैंने अभी बोली सबकी हो गई है। प्रदीप के अलावा कोई न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर जिसने आज हमें ज्वाइन किया है? आप सभी लोग ध्यान से होगी, चूंकि अटेंडेंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अटेंडेंस देते समय तो ध्यान रखो। और कोई भी न्यू स्टूडेंट अगर ज्वाइन होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना नाम मुझे बताएगा, जैसे आज प्रदीप ने बताया। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैम मेरा नाम नहीं था क्या लिस्ट में आज? किसका? जी प्रदीप कुमार। नहीं बेटा, हम लोग ऑनलाइन करते हैं ना, तो हम लोग आपकी थ्रू टीम करते हैं, आप का नाम होगा उसमें। एक्चुअली मैं वो थोड़ा प्रॉब्लम था ना, पता नहीं था ना कि हम लोगों को करना है कि नहीं करना है। ओके, कोई बात नहीं। आज की आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गई है। चलिए, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।